Hi everyone, welcome back to my class. In today's class, we will discuss basic structure doctrine. Basic structure क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर इंडियन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट रहा है, इससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उन सभी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो स्टे विद मी, कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक. एंड इसके साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट रहा है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में, या जो भी केसेस रहे हैं, इन सभी को हम दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, प्री 1973 एंड पोस्ट 1973. 1973 इसलिए बिकॉज 1973 में केशवानंद भारती केस आता है और इसके बाद से सिचुएशंस जो है वो काफी हद तक चेंज हो जाती हैं. तो यहाँ पर दो पोजीशंस हैं, प्री 1973 एंड पोस्ट 1973. तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज की क्लास के यहाँ डिस्कस करेंगे. आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड ओनरशिप एंड टेनेसी स्ट्रक्चर को लेकर काफी सारे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे. लोग पेटिशन दायर कर रहे थे, स्टेट्स अपने अलग कानून बनाने लगे थे. तो इसी तरह की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल में इस सारे लॉज को, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉज थे, इन सभी को इसमें डाल दिया. यहाँ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में दो बेसिक चेंजेस किए जाते हैं. फर्स्ट जो चेंज था वो ये था कि आर्टिकल 31 जो प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड था, इसमें आर्टिकल 31 ए एंड बी ऐड किया जाता है. ये दो क्लॉजेज यहाँ ऐड किए जाते हैं जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट किसी भी लैंड ओनर की जमीन को ले सकती है और उसे कुछ कंपेंसेशन यहाँ दिया जा सकता है. दूसरा यहाँ पर जो चेंज था वो ये था, आर्टिकल 19(1)(g), इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. जब मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया था तो उसमें आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस मैंने बताए थे, तो वो क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो आप वहां जाकर देख सकते हैं. यहाँ पर ये कहा गया कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को कंप्लीटली या फिर पार्शियली एक्वायर कर सकती है. तो ये मेजर चेंजेस किए गए थे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. यहाँ पर कंफ्लिक्ट का एक बड़ा और मेन मुद्दा जो था वो था शेड्यूल 9, जो कि अम्ब्रेला प्रोटेक्शन प्रदान करता था. इसमें जो भी लॉ आते थे उन सभी को एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन देता था. यानी कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉ डाल दिया जाएगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, इवन जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है. ठीक है. तो जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसके थ्रू 31 ए एंड बी ऐड होता है, 19(1)(g) में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं. तो जो लैंड ओनर्स थे उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर. इसके बाद जो लैंड ओनर्स थे वो फिर से पेटिशन यहाँ दायर करते हैं और यहाँ पर उनका ये क्लियरली कहना था कि जो शेड्यूल 9 है ये आर्टिकल 13(2) को वायलेट करती है. अब 13(2) क्या है? 13(2) में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है. यहाँ पर दो मेन आर्ग्यूमेंट दिए गए थे. पहला तो ये था कि जो भी यूनियन पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको यहाँ पर कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया था ऐसे लॉ बनाने के लिए जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं. क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई थी 13(2) में CAA भी शामिल है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो भी होंगे वो 13(2) के तहत लॉ के अंदर आएंगे, यानी कि उनको लॉ ही माना जाएगा. तो CAA भी इसमें शामिल है. ये दो बातें कही गई थी. पर अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये पेटिशन जाती है तो इन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है. शंकरी प्रसाद का ये केस आता है 1952 में, जिसमें इन आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है. शंकरी प्रसाद के केस में तीन मेन बातें यहाँ पर कही गई थी. पहला तो ये था कि CAA, जो फर्स्ट CAA था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसको यहाँ पे वैलिड करार दे दिया गया था. 31A और B जो ऐड किया गया, 19(1)(g) में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए वो सभी यहाँ वैलिड है, ऐसा शंकरी प्रसाद केस में कहा गया. दूसरी बात यहाँ पर ये भी कही गई, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. आर्टिकल 13 कवर्स ऑर्डिनरी लॉ नॉट CAA. जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा था कि आर्टिकल 13 जो कि पेटिशन में भी बताया गया था कि 13 जो है क्लॉज 2, उसमें ये कहा गया था, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि यहाँ CAA को भी कवर करता है,
जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो 13(2) के तहत लॉ में आते हैं। लेकिन शंकरी प्रसाद के केस में यहाँ पर क्लियरली कहा गया कि 13 कवर्स ऑर्डिनरी लॉ नॉट सीएए। तो इस तरह से पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है या फिर उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है। इसके बाद आता है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब 9th शेड्यूल शामिल की गई थी उस वक्त 250 एक्ट इसमें शामिल किए गए थे, बट 17th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 44 एक्ट और इसमें शामिल कर दिए गए, जिसकी वजह से भी इसका काफी विरोध किया गया। दूसरी बात यहाँ पर ये थी कि 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एस्टेट वर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया था। 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए 9th शेड्यूल में, उन सभी को सज्जन सिंह के केस में 1964 में चैलेंज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली ये कहा गया कि शंकरी प्रसाद के केस में जो भी डिसीजन दिया गया था दैट वाज राइट, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस दैट इज गोलकनाथ केस 1967 में, जिसमें शंकरी प्रसाद के मामले में जो डिसीजन दिया गया था उसको यहाँ पर उलट दिया गया। इसमें क्लियरली ये कहा गया कि आर्टिकल जो 13 है इसके लॉ शब्द में सीएए भी आता है, जबकि हमने शंकरी प्रसाद के केस में पढ़ा था कि आर्टिकल जो 13 है इसमें सीएए नहीं आता है। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ शामिल होंगे, ऐसा हमने शंकरी प्रसाद के केस में पढ़ा। बट यहाँ पर उल्टा हो गया है। यहाँ पर ये क्लियरली कहा गया कि 13 में जो भी लॉ शब्द है यानी कानून शब्द है, ठीक है, इसमें ऑर्डिनरी लॉ भी आएंगे एंड इसमें सीएए भी आएंगे। तो एक बड़ा मेजर चेंज गोलकनाथ केस में किया गया था, जिसका क्लियर मतलब था कि पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस में 11 जजेस की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था और ये जो डिसीजन था ये 6.5 के रेशियो से था। गोलकनाथ केस में जस्टिस सुब्बा राव ने एक बात कही थी, वो ये थी कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। इसका क्लियर मतलब ये था कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको पावर अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो 368 से नहीं मिलती है। ये जो अमेंडमेंट की पावर है इसके लिए यहाँ पर 3 मेन आर्टिकल्स उन्होंने बताए थे, आर्टिकल 245, 246 एंड 248। ये जो 3 मेन आर्टिकल है इनके थ्रू पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की पावर मिलती है। और इस तरह से गोलकनाथ केस में शंकरी प्रसाद के केस के अपोजिट आर्टिकल 13 में सीएए को शामिल कर लिया गया, यानी कि अब पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं कर पाएगी और सीएए भी 13 में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। जब गोलकनाथ केस में इस तरह का एक लैंडमार्क डिसीजन दिया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है और लॉ में ही शामिल होगा सीएए, तो यहाँ पर एक बड़ा जो सवाल था वो गवर्नमेंट के सामने था, पार्लियामेंट के सामने एक चैलेंज था ये। पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। ठीक है, तो इसके थ्रू जो रूट कॉज था यहाँ पर, जो सारे डिस्प्यूट की जड़ था उसमें ही चेंजेस कर दिए गए। यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया एंड आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया। ठीक है, तो ये 2 मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि जो अमेंडमेंट वर्ड है इसका विस्तार किया गया। यहाँ पर ये कहा गया कि अमेंडमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर अमेंडमेंट का मतलब है ऐड, चेंज एंड रिमूव। ठीक है, तो अमेंडमेंट वर्ड का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया था। इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर पार्लियामेंट को ये राइट मिल गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है, उसमें कुछ भी ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी कंपलसरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट यहाँ पर बाउंड होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर अपनी मंजूरी देने के लिए। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि 2 सिचुएशंस में हम बेसिक स्ट्रक्चर के डिस्प्यूट को डिवाइड कर सकते हैं, प्री 1973 एंड पोस्ट 1973।
तो अभी तक के जितने भी केसेस, जितने भी सीए हमने पढ़े हैं, वो सभी प्री 1973 में आएंगे एंड अब स्टार्ट होता है पोस्ट 1973। केशवानंद भारती केस 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करता है। इस केस में यहाँ पर क्लियरली ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ ना करे। तो यहाँ पर बात आती है बेसिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के लिए भी कुछ फीचर्स बताए हैं। जो भी यहाँ पर 13 मेंबर की बेंचेस बैठी थी इस केस में, उन्होंने अपने अपने तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स बताए हैं। इनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि ये एक्ट आता क्यों है। 1975 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो उसमें मैडम इंदिरा गांधी जीत गई थी, बट उनकी इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो इस केस के दौरान जब ये मामला केस में था, पेंडिंग था, इसी दौरान 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या प्रोविजन रखे गए थे देखिए। इस एक्ट के थ्रू दो मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। पहला चीज जो था वो आर्टिकल 329A को यहाँ ऐड किया गया था। दूसरा था आर्टिकल 71, इसको रिमूव कर दिया गया था। 329A में क्या ऐड किया गया था? इस आर्टिकल में यहाँ पर ऐड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी तरह के इलेक्टोरल डिस्प्यूट को हियर करने की पावर नहीं होगी। यानी कि अगर किसी भी तरह का इलेक्टोरल डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। अब किसका इलेक्टोरल डिस्प्यूट हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड स्पीकर, ये कुछ मेजर जो ऑफिशियल्स थे, इनके इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसा 329A में ऐड किया गया था। 39 अमेंडमेंट एक्ट 7 अगस्त 1975 को प्रपोज किया गया लोकसभा में और उसी दिन लोकसभा में पारित भी हो गया था। नेक्स्ट डे राज्यसभा में पारित हो गया और उसके 2 दिन बाद ही ये प्रेसिडेंट के पास जाता है मंजूरी के लिए और प्रेसिडेंट भी इस पर अपनी सहमति, अपना कंसेंट दे देते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि 39 अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पीएम की सहूलियत के लिए बनाया गया था। इस एक्ट में क्लियर कर दिया गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और 4 में किसी भी तरह के अमेंडमेंट कर सकती है, कोई भी चेंजेस कर सकती है, कुछ भी रिमूव कर सकती है। इसके साथ ही जुडिशियल रिव्यू उन चीजों का नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं मिनर्वा मिल्स केस की जो 1980 में आता है। इस केस में दो इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी। पहला तो यहाँ पर ये था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट किया गया था कि इन दोनों में संतुलन बना रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कही गई थी कि पार्लियामेंट डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। अब बात करते हैं वामन राव केस की, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी कह सकते हैं। इस केस में ये सिद्धांत दिया गया था और ये कहा गया था कि 1973 यानी कि केशवानंद भारती केस से पहले के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे उनको यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितने पहले के लॉ होंगे अगर वो वायलेट करते हैं तो भी उन पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। बट 1973 के बाद के जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं उन पर ये क्वेश्चन किया जा सकता है, उनको ये चेकआउट किया जा सकता है, उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो अपना डॉक्ट्रिन है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, ये यूज होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है और थ्योरी है कि जो भी लॉ, जिस डेट को जो डिसीजन दिया गया है उससे पहले के जो भी लॉ होंगे उन पर अप्लाई नहीं होता है, जो बाद के जितने भी लॉ होंगे, जितने भी मैटर होंगे उन पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर रखी गई थी कि प्री 1973 के केसेस पर अप्लाई नहीं होगा और जो भी पोस्ट 1973 केसेस होंगे, अमेंडमेंट एक्ट होंगे, उन पर अप्लाई होगा। वामन राव केस में अगेन बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया है, यानी कि दोहराया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर।
इसके बाद भी कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, लाइक बॉम्बे केस है, कोलोहन केस था, ठीक है, इंदिरा साहनी केस है। तो इन सभी में लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो रिसेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि आर्टिकल 368 के तहत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें कुछ भी ऐड कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिमूव कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सो आई होप सो क्लास पसंद आई होगी, और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। कुछ भी अगर छूट गया हो इस क्लास में तो भी आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।